क्या आज अकाउंट्स है क्या, कि भी लॉ है क्या आज? ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। उज्ज्वल कितना, उज्ज्वल का कितना आया? 83 आया उज्ज्वल। सेजल सीबीएसई है। सेज कॉलेज वाले भी अभी एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि ये बेसिस करेक्ट नहीं है, बेसिस जो होगा वो तो। ऑनलाइन वाले ऑडियो क्लियर है ना? जल्दी बताओ देखकर। क्लियर है? लाओ एक बुक लाओ, पढ़ेंगे। लॉ है ना? क्या आपको लग रहा है अकाउंट से आज? लॉ है आज। अकाउंट बीच में एक दिन नहीं हुआ बोल के ना। टाइम टेबल के हिसाब से चलो। लॉ है। लाओ बुक लाओ। फ्राइडे आज स्टैट्स था ना? स्टैट्स हुआ ना? स्टैट्स और लॉ ना। क्या करना है, फैन चलाना? हाँ। राम श्याम कहाँ गए, आए थे क्या स्टैट्स में? कहाँ गए यहाँ पे? और पूनम कहाँ गई? अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा ऑनलाइन रहो तुम। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और बाकी सबके लिए भी अच्छा है। सबका है सीबीएसई वाला तो पूरा, सबका ही आया है सीबीएसई का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यूनिट 3 है बुक के हिसाब से। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ। ठीक है, तो ओनरशिप का मतलब है प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कौन ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, कैसे ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, कोई व्यक्ति ओनर हुए बिना भी क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, लिखना। पहला हेडिंग उसके अंदर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी।
सेक्शन 18 से 26। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेक्शन नंबर 18 टू सेक्शन नंबर 26। लिखना है इसके अंदर पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी constitutes the most important element in case of sale of goods. In case of sale of goods. The rules regarding transfer of property are as follows. The rules regarding transfer of property are as follows. Point number 1. Point number 1. Heading करना प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और ascertained goods. प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और ascertained goods passes when intended to। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रिगार्डिंग स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, तो याद है टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग के अंदर फिर स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट किसके बारे में है, स्पेसिफिक या फिर एसर्टेन्ड गुड्स के बारे में। ठीक है, मतलब गुड्स एग्जिस्ट करता है प्लस गुड्स या तो स्पेसिफिक है कि ये वाला गुड्स के बारे में बात चल रहा है, या फिर अगर अनएसर्टेन था तो उसमें से एसर्टेन हो चुका है। याद है अनएसर्टेन, बहुत सारा बाइक खड़ा है, हम एक बाइक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किए शोरूम जाके, वो अनएसर्टेन है, फिर उसमें से एक बाइक सिलेक्ट हो चुका है, देन इट बिकम्स एसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स या इन केस ऑफ एसर्टेन गुड्स व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड, व्हेन द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड, मालिकाना हक जो है वो कब ट्रांसफर हुआ माना जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही पढ़ेंगे इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, इन केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, लिखना है इसके अंदर व्हेन देयर इज सेल ऑफ specific or
ascertained goods. The property is transferred when पहले कुछ हैंग हुआ थोड़ा, when intended to be transferred. When intended to be transferred. इसका मतलब जब सामान तैयार है तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा? हम जब चाहें तब हम ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हेन इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर मतलब जब हमारा इच्छा हो तब हम लोग ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सामान क्या है, सामान रेडी है, हमको बस ओनरशिप ट्रांसफर करना। और यूजुअली वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है? जनरली बाय मेकिंग अ बिल बनाने के बाद ओनरशिप इज ट्रांसफर। अब पैसा दिया या नहीं दिया इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुछ रूल्स है, लिखेंगे इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 का ए मतलब लिखना, 1 का ए, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरी करने के लिए तैयार है, डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। मतलब गुड्स रेडी है, साथ के साथ डिलीवरी हो सकता है, उसका कुछ और उसमें करने का जरूरत नहीं है। जैसे इन केस ऑफ पैक्ड फूड्स, पैक्ड आइटम है तो सीधा वो रेडी है, सीधा हम उठाकर सामान को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कभी कभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे ना हो, हमको उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना पड़े। जैसे चीनी है, दुकान में एक बोरा चीनी रखा हुआ है 100 किलो, तुम 1 किलो चीनी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, द गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना होगा, उसको पैक करना होगा, वजन करना होगा, तब वो 1 किलो का पैकिंग जब हो जाएगा, नाउ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। समझ में आ रहा है? तो पहला एग्जाम्पल है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सामान रेडी है, हमको डायरेक्टली हम सामान देकर ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। लिखना, the property passes to the buyer when the contract is made. The property passes to the buyer when the contract is made. Full stop. It is immaterial whether amount is, या whether price का, तो whether price is paid or not. पॉइंट नंबर बी। तो पहला एग्जांपल बोलता है कि पहला पॉइंट कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे ही है, उसमें कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। तो जब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नाउ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, गुड्स एग्जिस्टिंग है लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है अभी, तो क्या करना होगा? उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना होगा, उसके बाद ओनरशिप कैन बी
ट्रांसफर्ड। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर बी, स्पेसिफिक गुड्स टू बी put into deliverable state. Specific goods to be put into deliverable state. ठीक है, लिखना when there is a contract for sale, when there is a contract for sale and seller is bound to do something, seller is bound to do something for the purpose of putting them, for the purpose of putting them into deliverable state, full stop. The property does not pass until such thing is done. Property does not pass until such thing is done. ठीक है, तो जब भी गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स है, सामान तैयार है लेकिन उसको डिलीवरेबल स्टेट पे लाना होगा, तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं आ जाता ओनरशिप कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे आज हम एक लैपटॉप खरीदने गए, लैपटॉप एग्जिस्टिंग गुड्स है, लैपटॉप उसके पास है अभी, लेकिन वो एक लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है अभी। लैपटॉप में विंडोज़ लोड करना पड़ेगा, सारा सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा, तब वो ओपन होगा, जब चालू होगा तब हम लैपटॉप को बेच सकते हैं। तो खाली लैपटॉप थोड़ी बेच सकते हैं क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो उसमें हमको विंडोज़ लोड करना होगा, उसके बाद वो चलना स्टार्ट होगा। तो वो डिलीवरेबल स्टेट पे है नहीं, लेकिन उस पर विंडोज़ इंस्टॉल कर दिए, सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जो रिक्वायर्ड है। नाउ द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब यही है, जब सामान तैयार तो है लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, मतलब वो अभी डिलीवरी नहीं किया जा सकता, उसका उस पर कुछ करने का जरूरत है। तो जब सेलर वो चीज कर लेगा, नाउ द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, goods are in deliverable state, goods are in deliverable state, but seller has to do something in order to ascertain in order to ascertain price। ठीक है, लिखना ये वो जो चीनी वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ऊपर वाला में विंडोज़ वाला एग्जाम्पल ठीक रहेगा, और नीचे वाले में रहेगा कि जब
गुड्स रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट पे है, लेकिन कुछ करने का जरूरत है जस्ट टू कैलकुलेट दी प्राइस। जैसे कोई मेजरमेंट करने का जरूरत है, जैसे कपड़ा खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 1-2 मीटर कपड़ा खरीदना है, ठीक है, तो कपड़ा उसके पास तैयार है, ठीक है, लेकिन बस क्या करने का जरूरत है, मेजर करके कट करने का जरूरत है, मेजर करके कट कर लिया तो नाउ हम उस सामान को बेच सकते हैं। और हाँ, बर्तन दुकान में भी होता है। हाँ, वजन, बर्तन भी वजन के हिसाब से मिलता है ना, तो वो भी क्या है, वो भी ये सेम चीज़ है। तो जहाँ पर मेजर करने का जरूरत है, वेट करने का जरूरत है, ये सब करने का जरूरत है, तो वो करने के बाद द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, लिखना, इफ गुड्स आर in deliverable state, if goods are in deliverable state but seller is bound to weight, measure, etc. for ascertaining the price। ठीक है, जैसे आम खरीदने जाते हैं, 4 आम पसंद आ गया, ये 4 आम खरीदेंगे, आम डिलीवरेबल स्टेट पे है, अभी दे सकता है तुमको वो, लेकिन क्या करने का जरूरत है, वजन करने का जरूरत है, ताकि कितना किलो हुआ पता चले तो प्राइस डिसाइड हो पाए उससे। ठीक है, एटसेट्रा फ्रॉम एसरटेनिंग द प्राइस। फुल स्टॉप। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास until such act is done। जब नहीं, सारी चीज में गुड्स, ये सारा केस है, अगर डिलीवरेबल स्टेट पे है भी तो भी कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तब ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। ये सबसे फास्टेस्ट है ना, देख, पहला वाला, जब गुड्स ही तैयार है, गुड्स हाथों हाथ डिलीवरी हो सकता है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना ओनरशिप इज ट्रांसफर। प्रॉपर्टी से पहले कभी ओनरशिप नहीं, एक ही बात है ना दोनों तो, प्रॉपर्टी या ओनरशिप तो एक ही चीज है। प्रॉपर्टी नहीं, पोजीशन। हाँ, पोजेशन पहले हो सकता है, ओनरशिप पहले नहीं हो सकता ना कभी भी पोजीशन से, प्रॉपर्टी का भी पोजीशन से पहले नहीं हो सकता। पोजीशन पहले हो, प्रॉपर्टी हो सकता है ना, हायर परचेज, हायर परचेज याद है, सामान मिल गया, यूज कर रहे हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, हायर परचेज। ठीक है, ईएमआई पे भी तो अपने पहले ओनर बन जाते हैं। हाँ, ईएमआई हायर परचेज नहीं है, हाँ, अलग है, उसमें हाँ, पहले ओनर बन जाते हैं। हाँ, उसमें पहले ओनर बन गए, धीरे धीरे पैसा देना। अगर उसमें अपने पैसा नहीं देते तो वापस वापस गुड्स वापस नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि हाँ, केस कर सकता है वो। और ये तो कि सेल ऑफ गुड्स वाला भी दे दो कि हम सामान खरीदे लेकिन उसकी जगह में रखा हो। हाँ, तो वो मतलब ओनर तो हम ही है, लेकिन पोजीशन नहीं मिला अभी तक। गुड्स को कुछ होता है तो वो हमारा रिस्क होगा, रिस्क ऑलवेज पासिस विथ ओनरशिप, ओनरशिप के साथ रिस्क पास हो जाता है। ठीक है, ये गया पॉइंट नंबर 1 का ए बी सी। ठीक है, 1 था फॉर स्पेसिफिक एंड एसरटेन्ड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, मतलब 2 होगा ना, हाँ, पॉइंट नंबर 2, फॉर unascertained goods, for unascertained goods। ठीक है, अनएसर्टेन गुड्स में क्या होता है कि गुड्स किस में है, लॉट में है अभी, तो हमको ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एसरटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग शोरूम में गए और शोरूम में हम लोग बाइक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए,
अब वो सेम बाइक 100 पीस है उसके पास, तो अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब वो 100 में से एक सिलेक्ट हो गया, नाउ द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। तो अनएसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए पहले उसको एसर्टेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, लिखना। when there is a contract for the sale of unascertained goods, comma, no property in the goods, no property in the goods is transferred unless the goods are ascertained. Unless the goods are ascertained. ठीक है, next paragraph. When the goods are delivered to the buyer, when the goods are delivered to the buyer or to a carrier or other बेली, याद है बेलर, बेली, बेलमेंट, ठीक है, और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द buyer, for the purpose of transmission to the buyer. Then he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the ठीक है। तो बोले कि जब नॉर्मली गुड्स को हम लोग बायर को दे दिए, ठीक है, या फिर बायर के बदले कोई और आया था उसका बेली, मतलब उसका कोई स्टाफ या कोई नौकर आया था, हम उसको दे दिए, या फिर हम किसी कैरियर को दे दिए, कैरियर मतलब कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को या कोई कोरियर में हम लोग दे दिए, ठीक है, तो वहां पर ये माना जाता है कि द गुड्स हैज बीन अप्रोप्रिएटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये गुड्स को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लिया है, मतलब सेलर का लाइबिलिटी वहां पर आकर खत्म हो जाता है। अब रास्ते में अगर गुड्स कोई डैमेज होता है तो द लाइबिलिटी इज ऑफ द बायर, बायर का लाइबिलिटी होता है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर जब सामान को डिलीवर कर दिया बायर को,
या बायर के किसी एजेंट को या फिर कोई इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी को जब हम सामान डिलीवर कर दिए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू दी बायर, सामान बायर के पास पहुंचेगा। अब रास्ते में कोई सामान में डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, देन दैट लॉस बिलोंग्स टू दी बायर, और सामान नुकसान बायर को बियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली ये होता है, लेकिन देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल जहां पर सामान को पूरा डिलीवर कराने तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब सामान को पूरा डिलीवर कराने तक का कॉन्ट्रैक्ट है तो एनी एक्सीडेंटल लॉसेस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, वरना नॉर्मली इट बिलोंग्स टू दी बायर। ठीक है, तो हम जो सामान वामान खरीदते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, वो कैसा होता है? डिलीवरी तक वो डिलीवरी तक का होता है। ठीक है, तो वहां पर अगर सामान में कोई नुकसान होता है रास्ते में तो वो हमारा लाइबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर यूजुअली बिजनेस के टर्म्स में लाइबिलिटी किसका होगा? लाइबिलिटी बायर का ही रहेगा। ठीक है, अगर गुड्स डिलीवरी के बीच में खराब हो गया तो अगर बायर पैसा नहीं देगा तो पैसा देना पड़ेगा। अभी जैसे रेनी सीजन है, अमेज़न पे से जो प्रोडक्ट्स पार्सल आ रहे हैं, कुछ पैकेट में कार्टून वाले प्लास्टिक में रहते हैं, कार्टून प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं रहता, वो गीला हो गया है, मोबाइल फॉर एग्जांपल, उसमें ना रिटर्न का ऑप्शन है आपके पास, ना रिप्लेसमेंट का, या तो और सिर्फ जेडी कवर रहता है। नहीं, कुछ नहीं भी आता डायरेक्ट कार्टून। सब में तो आता है ऐसे नॉर्मली, और वैसे नहीं आ रहा है तो वो लाइबिलिटी सेलर का ही है, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये सब कंपनीज है, सब में सामान पहुंचाने तक का जिम्मेदारी है। तो हम रिप्लेस या मतलब रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, पर रिफंड तो दे रहा है ना कंपनी, तो कम से कम सुनवा, वो अलग बात है। सामान का ऐसा अगर लाइबिलिटी बायर का हुआ, मतलब कंपनी ऐसा बोल के हम नहीं जानते, तो वहां हो गया ना लाइबिलिटी ऑफ द बायर। लेकिन कंपनी तो सामान वापस ले रहा है, पैसा वापस दे रहा है, उसका प्रोडक्ट नहीं है तो क्या करेगा? तुमको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो पैसा दे देगा तुमको। कम से कम सुन तो रहा है कंपनी, तो लाइबिलिटी सेलर का ही रहा यहाँ पर। ठीक है, अब वो कंपनी की इंडिविजुअल पॉलिसी है, वो अलग चीज़ है कि हम रिटर्न ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, पैसा दे देंगे, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर सामान रास्ते में डैमेज होता है तो वो लाइबिलिटी किसका होगा? बायर का होगा लाइबिलिटी हमेशा। ठीक है, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वो सब एक अलग एग्जांपल है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा है कि सामान को पहुंचा के देने तक का जिम्मेदार। हाँ, वरना रास्ते में खराब होगा तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं, इसीलिए उसका पॉलिसी यही है कि सामान को पहुंचाने तक का जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। लिखना। Mr. A purchased goods. ठीक है, ए सामान खरीदा और बी उसको ट्रांसपोर्ट में दे दिया, मतलब रेलवे पार्सल, रेलवे में दे दिया उसको, ट्रांसपोर्टेशन फॉर टू दी बायर तक। ठीक है, फुल स्टॉप। in case of in case the goods are damaged during transmission, in case the goods are damaged during transmission to the buyer,
देन द सेलर लायबल होगा कि नहीं होगा? नहीं बायर लेवल हाँ, द सेलर इज नॉट लायबल। ट्रांसपोर्ट कंपनी की लेवल नहीं होती है इसके लिए। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गलती से हुआ है तुम ये बात प्रूव कर सकते हो, तो कुछ हद तक कुछ परसेंटेज वो लोग लायबल होंगे। ठीक है, जैसे वो लॉन्ड्री में होता है, तुम देखना लॉन्ड्री के स्लिप के पीछे लिखा होता है कि कपड़ा खो भी गया तो हम 40% पैसा देने के लिए लायबल हैं। तो वहाँ हम कपड़े का 40% ही डिमांड कर सकते हैं। तो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट इतना कंप्लीट हुआ हम लोग का दो टाइप ऑफ गुड्स। यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स कंप्लीट हो गया है सारा, एसरटेन, अनएसरटेन्ड या फिर स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद दो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, खाली हेडिंग करके छोड़ दो तो पता रहेगा कहाँ तक पढ़े। ये पॉइंट नंबर 2 था ना, पॉइंट नंबर 3 हेडिंग कर दो खाली। पॉइंट नंबर 3, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। ये पूरा एक चैप्टर भी है अकाउंट्स में। ठीक है, और वैसे यहाँ पे एक छोटा टॉपिक है, और अकाउंट्स के हिसाब से पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जहाँ पर है कि हम सामान बेच दिए और कस्टमर को अगर पसंद आया, हम सामान दे दिए कस्टमर को, पसंद आया तो रखेगा, नहीं आया तो रिटर्न कर देगा, उसको बोलते हैं सेल और रिटर्न। सामान दे दिए, पसंद आया तो रखेगा, सेल मान लिए, और नहीं पसंद आया तो वापस पैसा कर। भी दे दिए पैसा दिए या नहीं दिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस हो सकता है, लेकिन यूजुअली पैसा नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे जान पहचान के दुकानों में ये सब यूजुअली होता है। ठीक है, चलो इतना पढ़ेंगे, बाकी यहाँ से नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन वाले थैंक यू एंड बाय बाय।